हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदलाव कर रहा है, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं, वो कभी टोकन में नहीं सोचते। इसके लिए हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,56,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बन गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर चाहिए तो हमें मेडिकल की सीट भी बढ़ानी पड़ेगी। हम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी होगी, हमें डॉक्टर बनाना होगा। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास फैकल्टी होनी चाहिए। और तीसरा, हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास पेशेंट होना चाहिए। ये तीन प्रावधान पूरा करने वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो। डिप्टी चेयरमैन साहब, नेशनल डेंटल कमीशन एवं नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन बिल आज सदन में 9 सदस्यों ने बिल के समर्थन में अपनी बात रखी। जो सदस्य अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं, सभी ने समर्थन दिया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। सुस्मित पात्रा जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, एस निरंजन रेड्डी जी, एम थम्बीदुराई जी के वासन जी, भुवनेश्वर कलिता जी, ममता मोहंता जी, विजय साई रेड्डी जी और कनक मेटला रविंद्र कुमार जी, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है। विषय डिप्टी चेयरमैन सर ये है कि हम हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदलाव कर रहा है, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं, वो कभी टोकन में नहीं सोचते हैं। और देश की समय स्थिति के अनुरूप क्या करने की आवश्यकता है, मोदी जी ने अपने पंच प्राण को बताते हुए रेड फोर्ट से कहा था कि हमें विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। हमारी विरासत क्या थी, हमारी क्या विरासत है? विरासत से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े तो हम हमारी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम सब लोगों ने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा, सारी दुनिया में, मैं तो उस वक्त सारी दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था, बात कर रहा था, सभी विश्व के हेल्थ मिनिस्टर के साथ दैनिक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ दिन बात होती थी। दुनिया को आश्चर्य था कि हमारे यहाँ लॉकडाउन के सामने एजिटेशन चल रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, हमारी नर्स ड्यूटी पर नहीं जा रही है, हमारे पैरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। वैसी स्थिति में इंडिया में डॉक्टर भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, नर्सिस भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। केवल सेवाएं नहीं, अपने प्राण की बिना परवाह करे वो देश के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त कर रहे थे। ऐसे मेरे डॉक्टर्स, ऐसे मेरे सभी नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ को मैं आज पार्लियामेंट के फ्लोर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उस वक्त मोदी जी ने उसको विरासत से प्रेरणा ली। विरासत क्या थी हमारी? हमारे देश में हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है, और कोई कंट्री के लिए, दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है। और इसलिए ये देश की जनता में सेवा भाव को प्रोत्साहित करने से हमें फायदा होगा, या तो उसका बेसिक, उसका मन को हम कंट्रोल सकते हैं। मोदी जी ने उस वक्त हमारे हेल्थ वर्कफोर्स के लिए थाली बजाई थी, आकाश में ट्राई कलर से उसको अभिनंदन किया था, और उसके जवाब में हमारे सारे देश के कोरोना वॉरियर्स लगे और देश को कोविड क्राइसिस से बचा लिया। ये हमारी विरासत है, और विरासत से प्रेरणा लेकर हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? मेडिकल एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में जो भी बदलाव करना है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ। हमने केवल डिस्पेंसरी खोलने की बात नहीं की। भूतकाल में होता था, मांग आई तो डिस्पेंसरी खोल दो, जी नहीं, हमने डिस्पेंसरी भी खोली। लेकिन जब हम हेल्थ एंड वेलनेस की जगह पे आप कमीशन बनाओ, ऐसी रिकमेंडेशन की थी। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2017 में 109वीं रिपोर्ट में भी कहा था कि सभी विभाग के सभी इस सेक्टर के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग कमीशन होना चाहिए। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी, उसमें भी बात रखी गई थी कि सभी हेल्थ सेक्टर के लिए अलग कमीशन का प्रावधान हो। उसको देखते हुए
हमने 2 कमीशन लाए और तीसरा कमीशन हम आज लेके आए हैं। ये लेके आने के लिए क्या ये उसको क्यों अनुशंसा करनी पड़ी, मैं इस फ्लोर पर बताना चाहूँगा कि समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ हम ना बदलाव करें तो हमें पीछे रहना पड़ जाता है, और इसलिए हम स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे दें, नर्सिंग का स्टैंडर्ड एजुकेशन, क्योंकि सिनारियो बदल गया। डेंटिस्ट्री पहले केवल टीथ निकालना था, अभी बहुत उसमें बदलाव हो गया। अलग अलग टाइप की एक्सपर्टाइज आ गई, अलग अलग टाइप के डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग विभाग के एक्सपर्ट होने लगे। उसके लिए एजुकेशन सिलेबस डेंटल कमीशन में भी प्रावधान रखा है, केवल 4 साल से ज़्यादा वो नहीं रह पाएंगे। कमीशन की मुदत 4 साल होगी, उसके ज़्यादा कोई नहीं रह पाएंगे, ताकि पारदर्शिता आएगी। दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप वहाँ एजुकेशन दिया जाएगा। आज ये प्रावधान ही नहीं है, क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि कौन सा काम किसको करना है, अंदर कमीशन में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसका नतीजा भुगतना पड़ता है हमारी डेंटल कॉलेज को, हमारी नर्सिंग कॉलेज को। नर्सिंग सेक्टर में भी ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, दुनिया बदल गई है, दुनिया की रिक्वायरमेंट बदल रही है। ये बदलती रिक्वायरमेंट को 4 न्यू मेडिकल कॉलेज हमने अलॉट की है, 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन दी है। प्राइवेट को भी दी है, गवर्नमेंट को भी दी है, लेकिन आज कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, सब कंसेंसस से हुआ है। हमने उसको बता दिया है, भाई आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं देंगे। एकदम पारदर्शिता के साथ, कोई किसी को मिलना नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज को, पहले तो ऐसा था कि मेडिकल कॉलेज लेना मतलब दूसरी तीसरी बात होती थी, हमने क्लियर किया। मैंने स्वयं ने एक बार सभी मेडिकल कॉलेज की मीटिंग करके कहा, कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है, कोई बिचौलियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपने रिक्वायरमेंट पूरी की। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास फैकल्टी होनी चाहिए। और तीसरा, हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास पेशेंट होना चाहिए। ये 3 प्रावधान पूरा करने वाली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, आप खुशी से आइए, भारत सरकार आपको अप्रूवल दे देंगे। आज 54 न्यू मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल ये साल में दिया गया, क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ इस तरह से हम रेगुलेट करके रखें मेडिकल एजुकेशन को, नर्सिंग एजुकेशन को, डेंटल एजुकेशन को, है। लेकिन लोगों का परचेज पावर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ से दुनिया में जा रहे हैं, नर्सिंग के रूप में, पैरामेडिक स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिरहाम और डॉलर में पैसा कमाते हैं और अपने वतन में वो पैसा भेजते हैं, ताकि हमें वहाँ हमारी समृद्धि दिखाई दे रही है। ये समृद्धि को एनकेस करने के लिए देश में नर्सिंग की संख्या बढ़े, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। हील बाय इंडिया, हम इंडिया के द्वारा दुनिया को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हील बाय इंडिया के तहत वो दुनिया में भी अपनी सेवा दे सके। उसके लिए आज नर्सिंग सेक्टर में भी सिलेबस बदल रहा है। दुनिया की क्या डिमांड है, दुनिया में आज विश्व के यूरोपियन देश, जापान, वहाँ से डिमांड आती है कि हमें इंडियन नर्स चाहिए, क्योंकि इंडियन पीपल्स आर पोलाइट एंड पीस लविंग। इंडिया के लोग पोलाइट होते हैं, पीस लविंग होते हैं, और इसलिए दुनिया चाहती है कि इंडिया के मेन वर्क फोर्स हमारे यहाँ आए। जापान ने कहा कि जापानीज लैंग्वेज हमें सिखानी है, और हमारी नर्स यहाँ से तैयार हो, जापानीज लैंग्वेज में तैयार हो। और उन्होंने आग्रह रखा कि नॉर्थ ईस्ट से हमें नर्सिंग वर्क फोर्स मिले तो अच्छा है। और मैं इस सदन को बताना चाहूँगा कि हमने असम की 3 नर्सिंग कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाना चालू कर दिया, और हमने डिसीजन लिया है कि सभी हमारी नर्सिंग कॉलेज ऑलरेडी लीगल विभाग में हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई LLB करता है तो LLB हो गया, लेकिन उसको एडवोकेट के रूप में जब प्रैक्टिस करनी है तब उसको एग्जाम पास करनी होगी। जब एग्जाम पास करने के बाद ही वो प्रैक्टिस कर पाएगा। वैसे आप MBBS हो गए, आप BSc नर्सिंग हो गए, आपको डिग्री मिल गई, लेकिन जब आपको नर्सिंग के रूप में कोई जगह पे जॉब में जाना है, आपको मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, आपको नर्सिंग की प्रैक्टिस करनी है, तब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम लेनी है, और नेक्स्ट एग्ज़ाम से पास आउट व्यक्ति वहाँ जा सकता है, और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एग्ज़ाम कठिन एग्ज़ाम ले ऐसा नहीं है।
जिन्होंने जिस विषय की पढ़ाई की है उसका एक एवरेज असेसमेंट के रूप में वो लिया जाने का प्रावधान हमने किया है। ये साल में तो हमने नहीं लिया है और अगले साल में हमने MBBS के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम को अभी उसकी प्रिपरेशन हो रही है, बाद में लेंगे। लेकिन एक तरह से सारा मेडिकल पैरामेडिकल एजुकेशन एक सिस्टम में आ जाए, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट हमारा नर्सिंग एजुकेशन दे पाए, हम बेस्ट से बेस्ट हमारा डेंटिस्ट एजुकेशन दे पाए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है। मेडिकल एजुकेशन का हमारे देश की वर्तमान रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, देश की भविष्य की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमें हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड करना है, स्थापित हितों से देश को मुक्ति दिलाना है। एक पारदर्शी एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शुरू किया है उसकी श्रेणी में ये तीसरा और चौथा बदलाव है। फार्मेसी कमीशन भी पांचवा बदलाव के रूप में आएगा, ताकि एजुकेशन की सिनर्जी बनी रहेगी, पारदर्शिता से इस सेक्टर में एजुकेशन होगा, कोई बिचौलिया और किसी की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होगी। एक बैलेंस एजुकेशन यानी कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपील की दी जाएगी, ताकि उसकी कोई बात को रखना है तो अवश्य रख पाए। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ असेसमेंट करना है, ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम से कम करना है, ताकि एजुकेशन सचमुच एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा एजुकेशन बने और दुनिया में ये छवि होनी चाहिए। आज मुझे प्राउड है, हम सबको प्राउड है, इंडियन डॉक्टर हैं, दुनिया रिगार्ड करती है। दुनिया को हेल्थ वर्कफोर्स चाहिए तो पहला वो अप्रोच करे इंडिया को कि इंडिया से हमें नर्स मिल रही है, इंडिया से हमें डेंटिस्ट मिल रहा है, इंडिया से हमें डॉक्टर मिल रहा है, इंडिया से हमें अलाइड हेल्थ सर्विस फोर्स मिल रहा है, तो पहली प्रायोरिटी दुनिया के लिए इंडिया होनी चाहिए। ऐसा एजुकेशन स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम नर्सिंग कमीशन और डेंटिस्ट कमीशन बिल लेके आया है। एक के बाद एक बिल में आपके सामने रखूँगा और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे श्रद्धा है कि यूनानिमसली हम बिल पास करेंगे। I shall first put the motion regarding